Hello everyone, welcome to Rise and Sky Immigration. This is Vanshika Tilwani. I am a regulated Canadian immigration consultant और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10 मोस्ट कॉमन विजिटर वीज़ा रिजेक्शन की और उनके सजेस्टेड सॉल्यूशंस की भी। तो आइए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि विजिटर वीज़ा के क्या क्या रिजेक्शन हो सकते हैं जो एप्लीकेंट को आते हैं। मोस्ट कॉमन रिजेक्शन हम डिस्कस करेंगे आज। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कनाडा का विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन एक पेपर बेस्ड एप्लीकेशन है विच इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन प्रेजेंटेशन। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करेंगे वीज़ा ऑफिसर के सामने, अप्रूवल के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। प्लस द वे यू डिज़ाइन योर लेटर ऑफ सपोर्ट, जो आप लेटर ऑफ सपोर्ट डिज़ाइन कर रहे हैं वो एक वेल डिज़ाइन और इंक्लूड ऑल द डॉक्यूमेंट एट द फर्स्ट इंस्टेंस। आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पहली बार में ही अटैच करने हैं। प्लस जो आपने लेटर ऑफ सपोर्ट इंक्लूड किया है उसको इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि आपके अप्रूवल के चांसेस मैक्सिमम हो जाए। आपका जो स्पॉन्सरशिप लेटर है वो भी आपको इस तरीके से बनाना है या आपको डिज़ाइन करना है या आपका स्पॉन्सर को आपको इस तरीके से सपोर्ट करना है और उसके डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से इन्वॉल्व करने हैं कि जहाँ पे विजिटर वीज़ा कन्वेंस हो जाए एंड इट विल लीड्स टू पॉजिटिव डिसीजन। तो आइए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मोस्ट कॉमन रिजेक्शंस के और उनके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, या मैं ये कहूँगी कि आप अपनी एप्लीकेशन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिस ना करें टू गेट द पॉजिटिव डिसीजन ऑन योर एप्लीकेशन। तो सबसे पहला जो रिजेक्शन रीज़न मैं डिस्कस करूँगी विच इज़ जो हमें देखने को मिलता है इज़ लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज टू होम कंट्री अकॉर्डिंग टू सेक्शन 179B। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी the rejection reason, which is I am not satisfied that you will leave Canada at the end of your stay as a temporary residence as stipulated in paragraph 179B of IRPR based on your country of residence। इस पर्टिकुलर रिजेक्शन को ओवरकम करने के लिए आप अपने जो स्टेबल जॉब है, अगर आप होम कंट्री में जॉब कर रहे हैं ईदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, उसके डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। आप अपने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, इफ़ यू हैव ओनर ऑफ एनी कंपनी, अगर आप बिजनेस चला रहे हैं अपनी होम कंट्री में एंड यू आर वेल एस्टैब्लिश इन योर कंपनी इन योर होम कंट्री, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपनी फैमिलीज के साथ विजिटर वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपके जो किड्स, फैमिली, स्पाउस जो बैक होम में है, दैट्स ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग बैक एंड फैमिली टाइज शो करता है। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है, तो आप वो भी एज ए बैक एंड टाइज शो कर सकते हैं टू मिनिमाइज द रिजेक्शन for this particular reason। So second most common rejection reason जो हमें देखने को मिलता है वो है purpose of visit। I am not satisfied that you will leave Canada at the end of your stay as required by paragraph 179B of IRPR। I am refusing your application because you have not established that you will leave Canada based on the following factor। The purpose of your visit to Canada is not consistent with a temporary stay given the details you have provided in your application। पर्पस ऑफ विजिट एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको प्री डिफाइन करना है, बहुत ही अच्छे से मेंशन करना है। अगर आप किसी की वेडिंग एनिवर्सरी अटेंड करने जा रहे हैं, किसी की फ्रेंड और फैमिली में से किसी का बर्थडे है, या फिर किसी की मैरिज होने वाली है, बिजनेस ट्रिप है, कॉन्फ्रेंस है, कोई भी रीज़न हो सकता है, राइट। तो आपका पर्पस ऑफ विजिट बहुत ही वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसके जो टाइमलाइंस हैं वो भी वेल डिफाइंड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी की मैरिज में जा रहे हैं तो इट शुड नॉट बी आप वहाँ पे 6 मंथ का स्टे कर रहे हैं, राइट। तो यू हैव टू वेल डिफाइन योर पर्पस ऑफ विजिट विद द डेट्स ऑफ द स्टे एज वेल, कि कितने दिन के लिए आप वहाँ रुकना चाहते हैं। अगर आपका विजिट कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस रीज़न है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी डेट्स होनी चाहिए। आप अपने फैमिली को सपोर्ट करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके किड्स स्टडी वीज़ा या वर्क परमिट पे हैं एंड दे आर इनटू सम मेडिकल इमरजेंसी, तो आपका विजिट उस अकॉर्डिंगली डिफाइन होना चाहिए। अगर आप किसी मेडिकल इमरजेंसी, फॉर एग्जांपल आपके डॉटर या सन जो है वो, आपकी जो डॉटर है वो प्रेग्नेंट है, अगर ऐसा कुछ रीज़न है तो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि आप 6 मंथ तक स्टे करेंगे। तो आपका जो पर्पस ऑफ विजिट है इट शुड बी वेल डिफाइंड, क्लियरली मेंशन इन योर लेटर ऑफ सपोर्ट। जो थर्ड मोस्ट कॉमन रिजेक्शन रीज़न हमें देखने को मिलता है वो है फाइनेंशियल स्टेटस। तो आइए हम देखते हैं क्या रीजंस है वो। I am not satisfied that you will leave Canada at the end of your stay as required by paragraph 179B of IRPR। I am refusing your application because you have not established that you will leave Canada based on the following factor। Your assets and financial situations are insufficient to support the stated purpose of your travel
for yourself and any accompanying family members if applicable. फाइनेंशियल स्टेटस से रिलेटेड रिजेक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए आप अपने बैंक 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट अटैच कर सकते हैं। आप या आपका स्पॉन्सर सफिशिएंट फंड शो करे कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स है फॉर योर ट्रिप टू कनाडा, या फिर अगर आप रिटायर्ड हैं तो आप अपने रिटायरमेंट सर्टिफिकेट और रिटायरमेंट जो आपको इनकम आ रही है वो भी अटैच कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई ऐसा लिक्विड एसेट्स है अपार्ट फ्रॉम योर बैंक स्टेटमेंट, आप वो भी शोकेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट है, अगर आप करंटली वर्किंग हैं, तो आप अपनी करंट एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं टू शोकेस कि फ्रॉम वेयर द फंड्स इज कमिंग फ्रॉम। तो ये सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो रिजेक्शन रीजंस है उनको मिनिमाइज करती है। जो फोर्थ सबसे कॉमन रिजेक्शन रीजन हमें देखने को मिलता है वो है योर करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। तो हम देख रहे हैं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ योर स्टे एज रिक्वायर्ड बाय पैराग्राफ 179B ऑफ IRPR बिकॉज ऑफ योर करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड रिजेक्शन रिफ्यूजल रीजंस को अवॉइड करने के लिए आप अपना करंट जो एम्प्लॉयमेंट है उसके प्रूफ्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऐड करें। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लीव ले रहे हैं तो लीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर आप अटैच कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो अगेन विच आई ऑलरेडी शोज इन द बैक एंड टाइज में आप शो कर सकते हैं। ये आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आपके जो करंट एम्प्लॉयमेंट है उसको भी जस्टिफाई करता है। प्लस अगर आप फार्मर हैं तो आप अपने जे फॉर्म या अगर आप कोई फार्म ओन करते हैं, लैंड डॉक्यूमेंट्स है आपके, आप वो भी अटैच कर सकते हैं एज योर करंट एम्प्लॉयमेंट। तो आपका करंट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम योर बैक होम शो करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि वीज़ा अप्रूवल के चांसेस आपके मैक्सिमाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं रिजेक्शन रीजन वो है प्रपोज लेंथ ऑफ स्टे। I am not satisfied that you will leave Canada at the end of your stay as required by paragraph 179B of IRPR because of the length of proposed stay. Proposed length of stay के रीज़न को मिनिमाइज करने के लिए आपको अपना जो रीज़न है, जो जिस भी रीज़न से आप जा रहे हैं और जिन डेट्स के लिए आप जा रहे हैं, आपको क्लियरली मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। कनाडा का जो विजिटर वीज़ा है एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है जिसके अंदर आप मैक्सिमम सिंगल एंट्री पे 6 मंथ स्टे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जा रहे हैं किसी इवेंट या किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने तो आपका स्टे शुड नॉट बी मोर देन 10 to 15 डेज। अगर आप किसी मैरिज और फैमिली फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हैं तो इट कुड बी फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 1 to 2 months। और अगर आप किसी प्रेग्नेंट कैंडिडेट को या किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं तो वो 6 मंथ का स्टे भी हो सकता है और लेटर ऑन आप उसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं। तो यू शुड बी एक्सप्लेनिंग, आपको एक्सप्लेन करना है आपका प्रपोज रीजन ऑफ स्टे विद इन योर एक्सप्लेनेशन लेटर क्लियरली, राइट, हो सके तो डेट्स के साथ, ताकि वीज़ा ऑफिसर वहाँ कन्विंस हो जाए कि आपका जो रीज़न है वो क्लियरली मेंशन है और आप इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रुकना चाह रहे हैं, जिनसे उनका डिसीजन जो होता है, वीज़ा ऑफिसर जो रिव्यू करता है एप्लीकेशन, तो वो उसकी उस अंडरस्टैंडिंग से करता है कि ओके ही इज़ गोना कम फॉर ओनली 15 डेज। तो 15 डेज के अकॉर्डिंग उसका जो अप्रूवल रेशियो होता है वो बढ़ जाता है बेसिकली। रिजेक्शन रीजन नंबर 6, स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज इनसाइड कनाडा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ये भी एक रिजेक्शन रीज़न हो सकता है। अगर आपके विद इन कैनेडा जो टाइज हैं वो एज कम्पेयर टू होम कंट्री ज़्यादा हैं तो भी आपको रिजेक्शन आ सकता है। तो आइए देखते हैं वो रीज़न क्या होता है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ योर स्टे एज रिक्वायर्ड बाय पैराग्राफ 179B ऑफ द IRPR बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज विद इन कैनेडा। एप्लीकेंट की अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज हैं विद इन कैनेडा, इनसाइड कैनेडा एज कम्पेयर टू होम कंट्री, तो दैट कुड ऑल्सो बी अ वैलिड रिजेक्शन रीज़न, बिकॉज वीज़ा ऑफिसर वहाँ पे कन्विंस नहीं होता कि आप कनाडा आने के बाद वापस अपनी होम कंट्री जाओगे, क्योंकि आपके ऑलरेडी कनाडा में सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके सारे रिलेटिव्स यहाँ पर हैं और आपने अपने बैक होम टाइज में कुछ शो ही नहीं किया, आप सिंगल हैं, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिजेक्शन रीज़न होता है। इसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना है? इसको ओवरकम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप लेटर्स नहीं दिखाने हैं। आपको जो सबसे क्लोज आपका रिलेटिव है, अगर वो एक ही है, सपोज फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स या आपका ब्रदर या सिस्टर कनाडा में है, तो आप कोई भी एक नियरेस्ट
जो भी स्पॉन्सर आपको दे रहा है कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ, आप सिर्फ एक ही अपना स्पॉन्सरशिप दिखाएं और अपनी विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन लगाएं। अगर आप मल्टीपल स्पॉन्सर दिखा देंगे तो इट विल शो मोर टाइज इन कैनेडा एज कम्पेयर टू योर होम कंट्री। बाकी इट्स ऑल अपॉन द विजिटर, द वीज़ा ऑफिसर, वो इस एप्लीकेशन को कैसे असेस करता है। इवन फॉर द स्टूडेंट्स, आई हैव सीन इन मैनी केसेस स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है, रिजेक्शन रीज़न ये होता है कि आपके कनाडा में टाइज ज़्यादा है जहाँ पे स्टूडेंट ने अपने टाइज दिखाए ही नहीं होते हैं, राइट। तो आपको ये भी कंसिडर करना है कि आप बहुत ज़्यादा अपने टाइज इंडिया के कनाडा के नहीं दिखाएं। रिजेक्शन रीज़न नंबर 7 कुड बी योर ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो वो भी एक रिजेक्शन का रीज़न हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्या रिजेक्शन वीज़ा ऑफिसर यूजुअली देते हैं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ योर स्टे एज रिक्वायर्ड बाय पैराग्राफ 179B ऑफ द IRP बेस्ड ऑन योर ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड रिजेक्शन रीज़न को अवॉइड करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, हम डिफरेंट जगहों पे ट्रैवल करेंगे और हमारा विजिटर वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर रिजेक्शन हम ये कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर केस लॉज यूज कीजिए जहां पे फेडरल कोर्ट ने ट्रैवल हिस्ट्री को इंडिकेट किया है एज ए न्यूट्रल फैक्टर, राइट। जहां पे पास्ट में बिकॉज ऑफ द ट्रैवल हिस्ट्री वीजा ऑफिसर ने केसेस रिजेक्ट किए हैं या रिफ्यूज किए हैं और वो फेडरल कोर्ट में केसेस गए हैं, उस बेसिस पे जो फेडरल कोर्ट है उन्होंने अनाउंस किया है कि इट शुड बी अ न्यूट्रल फैक्टर फॉर द विजिटर वीजा एप्लीकेशन। तो आप वो कोर्ट और वो केस लॉज अपने लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में इंडिकेट कर सकते हैं टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर रिजेक्शन। रिजेक्शन रीजन नंबर 8, होस्ट एंड स्पॉन्सर डॉक्यूमेंटेशन। स्पॉन्सर और होस्ट वो कैंडिडेट होता है जो आपके विजिटर वीजा एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है थ्रू इन्विटेशन लेटर और लेटर ऑफ सपोर्ट भी हम जिसे कहते हैं। इसके अलावा स्पॉन्सर आपको मल्टीपल अदर डॉक्यूमेंट्स आपके एप्लीकेशन के साथ प्रोवाइड कर सकता है जो आप अपनी विजिटर वीजा एप्लीकेशन में अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकता है, नोटिस ऑफ असेसमेंट प्रोवाइड कर सकता है, करंट लीगल स्टेटस क्या है कैंडिडेट का वो आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ऐसे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्पॉन्सर आपको प्रोवाइड कर सकता है बेस्ड ऑन योर रिलेशनशिप विद द स्पॉन्सर। अगर वो क्लोज रिलेटिव है तो प्रॉबेबली वो आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन दे देगा और मना नहीं करेगा। बट अगर कोई दूर का फ्रेंड है या कोई ऐसा स्पॉन्सर है जिससे आप लिमिटेड डॉक्यूमेंट ही रिक्वेस्ट कर सकते हो तो वो अकॉर्डिंगली आपके विजिटर वीजा एप्लीकेशन को अफेक्ट करेगी। रिजेक्शन रीजन नंबर 9, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड होल्डिंग अ मटेरियल फैक्ट। अगर आपने किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को हाइड किया है या ऑल्टर किया है, डोंट डू दैट बिकॉज दैट विल अफेक्ट योर वीजा एप्लीकेशन स्ट्रांगली। अगर आपने कोई भी ऐसा फैक्ट है जो आपके एप्लीकेशन को अफेक्ट कर सकता है और आपने वो वीजा ऑफिसर से छुपाने की कोशिश की है तो वो आपको मिसरिप्रेजेंटेशन या नेक्स्ट 5 years के लिए बैन भी दे सकता है। What to do to overcome this particular rejection? इस रिजेक्शन को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपका किसी भी और कंट्री में अगर रिफ्यूजल है तो प्लीज डोंट हाइड दैट पर्टिकुलर रिफ्यूजल बिकॉज ये डाटा जो होता है शेयरेबल होता है। अगर आपका यूएस का रिजेक्शन है तो डू मेंशन दैट रिजेक्शन इन योर विजिटर वीजा एप्लीकेशन। अगर आपने कोई फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंटेशन लगाए हैं दैट वुड ऑल्सो अफेक्ट, सो डोंट ट्राई टू चेंज योर डॉक्यूमेंट, अल्टर योर डॉक्यूमेंट और कोई भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स आप अपनी एप्लीकेशन के साथ या गलत डॉक्यूमेंटेशन अपनी एप्लीकेशन के साथ ना लगाएं। इस पर्टिकुलर रिजेक्शन रीजन से मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण आपको 5 years का बैन भी आ सकता है या फिर आपको कंप्लीटली लाइफ टाइम बैन भी आ सकता है टू अप्लाई फॉर द विजिटर वीजा एप्लीकेशन। सो आप ये मेक श्योर करें कि आप अपनी जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हो, यू आर नॉट डूइंग एनी ऑल्ट्रेशन टू योर एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिजेक्शन रीजन नंबर 10, एप्लीकेंट की जो मैरिटल स्टेटस है, जो भी करंट स्टेटस है और उसकी एज है वो भी विजिटर वीजा को अफेक्ट करती है। अगर कोई कैंडिडेट है जो अंडर 22 years ऑफ एज है और उसका जो स्टेटस है मैरिटल स्टेटस वो सिंगल है, उसका कोई एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, अभी वो करंटली एम्प्लॉयड नहीं है अपनी होम कंट्री में और अगर वो स्टडी भी नहीं कर रहा है अपनी होम कंट्री में तो वो मैं कहूँगी एक वीक प्रोफाइल है। उस प्रोफाइल के साथ आप अपनी विजिटर वीजा एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करें। मैं रिकमेंड करूँगी अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है तो आप फर्दर स्टडीज़ के लिए कनाडा में अप्लाई करें इस एज ग्रुप में बिकॉज स्टडी परमिट के जो चांसेस है वो हायर है एज कम्पेयर टू विजिटर वीजा एप्लीकेशन
इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में। दो इन प्रीवियसली ऐसा नहीं है कि अगर आप विजिटर वीजा लगाएंगे तो आपका रिजेक्शन ही आएगा, बट हायर चांसेस ऑफ गेटिंग द रिजेक्शन एंड हायर चांसेस इसमें है कि आप विजिटर वीजा की जगह अपना स्टडी परमिट एप्लीकेशन लगाएं, जिसमें अप्रूवल के चांसेस आपके लिए ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपकी भी कनाडा इमिग्रेशन रिलेटेड या विजिटर वीज़ा रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। माय नंबर इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन। आप मेरा 101 अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।